दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सेशन का समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हम डेली आपके साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के साथ हम आज एनालिसिस करेंगे, जिसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हमने रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जिसमें आपने बहुत प्रेम और स्नेह दिया है हमको, और हम भी आपके साथ जो है अच्छे तरीके से लगे हुए हैं एनालिसिस करने में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आपको पता है पूरे अच्छे तरीके से, नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। तो आज जो हम शुरू करते हैं गद्यांश से। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन जो है आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वही प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये गद्यांश हमने एक बार आपको करा दिया है, फिर पुनः देखते हैं उसको कि आप कितनी जल्दी से चुनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसके राष्ट्र में हृदय मन प्राण के सूक्ष्म और गंभीर संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति परंपराओं पर आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषा, भारतीय इतिहास, भारतीय रत्न, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र, ठीक है, और सर्वोपरि स्थान उन्हें भी अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमें राष्ट्र संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच भी खाई खड़ी बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम बढ़ते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे बाद में करते हैं हम बात क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षित जन और सामान्य जन के निरंतर अंतर बढ़ता जा रहा है का कारण क्या है। तो देखिए क्या है, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को अजीब सा देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, एक बार बता चुके हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो बेटा क्या है, शिक्षित जन और सामान्य जनता, हमारी संस्कृति परंपरा, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है तीसरा, हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ साथ और किससे जुड़ना चाहिए। तो भारतीय नव्य समाजशास्त्र से, सामायिक जीवन प्रवाह से, आध्यात्म साहित्य परंपरा से, और सामायिक विज्ञान विचारधारा से। तो इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, वो बनेगा भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा होता है। तो क्या लिखा होता है, प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम, दिनांक, प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम और सेवा। जल्दी बता दो बढ़िया तरीके से। तो क्या है इसका आंसर, पता चल गया होगा। बिल्कुल, ये आपका होता है प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक होते हैं सरकारी, एक होते हैं असरकारी, जिसे औपचारिक और अनौपचारिक भी हम कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता, जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, वो होते हैं औपचारिक। और जहाँ पर हमारा खून का रिश्ता होता है, निजी संबंधी होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पद भी कहते हैं। बात को लिखेंगे, माइंड से अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। पाँचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँचवें प्रश्न में क्या दिया है, देखिए पाँचवा प्रश्न क्या है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है हमारा पाँचवा प्रश्न, ठीक है, पाँचवा प्रश्न क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या है, देखिए यह 6 बण का किस किस से योग से बना है। तो देखिए ये चार बण होते हैं, संयुक्त बण कहते हैं इसे। तो इसमें क्या आता, कै हलंती और फिर स षटकोण वाला, यानी उसमें व्यंजन। तो आपका कौन सा है, ए, वी, सी, डी और सी। जल्दी बताओ क्या है, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा प्रश्न है, छठा प्रश्न, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों कितने वर्गों में बांटा गया है। जल्दी बताओ, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों कितने प्रकार बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। जल्दी बताओ, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर, स्वर तंत्रिका मतलब कंपन के आधार पर, तो कितने प्रकार से, 2। कौन कौन से, अघोष, अघोष और क्या है, सघोष। इन्हें कहते हैं स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर। तो जिनसे कंपन न हो, कम हो, तो वो होते हैं अघोष, यानी पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो होता है अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है आपका, शघोष होता है। क्लियर, चलिए सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। जल्दी बताओ कौन सा है। हाँ बेटा जल्दी बताओ, तो आपका हो जाएगा आंसर सी। क्लियर, बहुत बढ़िया। आठवां प्रश्न क्या है उसे भी देख लेंगे।
निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है। छी कितना घृणित दृश्य है। ओह कितना घृणित दृश्य है। आह कितना घृणित दृश्य है। जल्दी बताओ कौन सा सही है इसमें। तो क्या आ जाएगा, घृणा के लिए छी कहते हैं, ना वाह कहते हैं ना ओ कहते हैं, तो क्या कहते हैं, छी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प। बिल्कुल दिमाग का प्रयोग करो इसमें, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ क्या है, समझ गए नहीं। हाँ ये विषय बोधक होते हैं भैया, ठीक है। हाँ 9वां प्रश्न देखेंगे क्या है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धानंद में क्या आ रहा है, देखो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आ, और आ कैसा बनता है, ए और आ से, या आया आ से, तो ए बनता है या तो ए या फिर आ हो, और इसका ही योग ए या फिर आ से होता है, तब क्या बनता है हमारा श्रद्धानंद। तो देख लो शब्द श्रद्ध होगा या श्रद्धा, तो सबसे देखा होगा तुमने शक्ति कपूर की लड़की का नाम है श्रद्धा, ठीक है। और प्लस क्या होता है आनंद, आनंद तो होता नहीं तो आनंद, तो श्रद्धा प्लस के आनंद कौन सा सही है, बी विकल्प। कौन सा सही है, बी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, बताओ भैया जल्दी बता दो, फुर्ती के साथ बता दो। जहाँ पर पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, पहला दूसरा वर्ण आधा हो और या का निर्माण हो, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यण संधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यण संधि कैसे, इति प्लस के आदि, इति प्लस के आदि, तो क्या आया, ई और आ से क्या बन गया, या, क्या बन गया, ई और आ से या बन गया, समझ गए। चलिए अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, निम्न में से द्विगुण समास है। द्विगु समास शताब्दी, नक्टा, अष्टभुज, चतुर्भुज, जल्दी बताओ, द्विगु बोला है, द्विगु द्विगु, हाँ बहुत बढ़िया भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम शब्द वर्ण जो होता है संख्यावाचक होता है, यानी क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर शताब्दी, नक्टा, अष्टभुज और चतुर्भुज, जल्दी बताओ। अब ये तो सही है, चतुर् में 4 आ गया, अष्ट में 8 आ गया, शताब्दी में 100 आ गया, नक्टा है नहीं इसमें, तो बताओ कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आ गया शताब्दी, शताब्दी कौन सा आ गया इसमें, शताब्दी। अब थोड़ा सा समझ लो, समास कितने, अव्यय समास होता है, अव्ययी समास होता है। अव्यय समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसा अगर मैं लिखूंगा समक्ष, समक्ष, इसको नोट करो, समक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्षी के समान, क्या, अक्षी के समान, यानी आँख के समान, सामने, सॉरी आँख के सामने, आँख के सामने, तो अक्षी के सामने, तो क्या होगा समक्ष। अगर मैं कहूँ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष में क्या आएगा, अध्यक्ष के समीप, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रत्यंग, तो अंग के प्रति, तो ये सब कौन से हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके अव्यय समास के, ठीक है। इसके बाद द्विगु की बात करें तो अष्ट धातु, तो 8 धातुओं का समाहार, मगर यहाँ 8 भुजाओं का समाहार नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है। शब्द भी तो बनना चाहिए, ठीक है भाई। ये अष्टभुज होता, अष्टभुजा है इन्होंने, तो अष्टभुजा गलत होता, ये होता अष्टभुज, तब होता है इसमें, समझ गए नहीं, क्लियर। अब हम कर्मधारय की बात करें तो उत्तर प्रधान होता है, जैसे क्रोध अग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि। तत्पुरुष समास में क्या होता है, को के इस तरीके से होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्म कारक कौन सा था, को, मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है। करण में होता से, के द्वारा, मदोंतर यानी मत से उन्नत। संप्रदान में क्या होता है, शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। अपदान में क्या होता है, से, विद्याहीन, विद्या से हीन। संबंध में क्या होता है, का, राज्य अध्यक्ष, राजा का, राज्य का अध्यक्ष। अधिकरण में होता में पर, स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो इसे पता होनी चाहिए आपको भाई। चलिए अब यहाँ पर आता है उपयुक्त समास चिन्ह पहचानिए। पथ भ्रष्ट से अव्यय, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, जल्दी बताओ क्या है। तो पथ से भ्रष्ट, तो कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट, से आ गया, अपादान कारक हो गया, क्या हो गया, अपादान कारक, तो अपादान तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष का भेद होता है अपादान, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या है कि शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त नहीं हुआ, यानी प्रयुक्त नहीं हुआ। उत प्लस के कर्ष, उत प्लस के तम, अति प्लस के अधिक और उत प्लस के दम, जल्दी बताओ क्या है 13 का। तो ये हो जाएगा अति, अति प्लस के अधिक,
अति प्लस के अधिक, तो ये वाला हमारा जो है वो अलग है। ठीक है, 14वां देखो, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, ठोस, आस, प्यास। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, आस। क्या आ जाएगा? आस। 15वां क्वेश्चन क्या है? कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं जिसमें देशज प्रत्यय लगा हो वो बता दो। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो फर्राटा में आ लगा हुआ है, अड़ियल में अल लगा हुआ है, घुमक्कड़ में अक्कड़ लगा हुआ है, तो ये सब देशज होते हैं, ये सब देशज होते हैं। मगर उच्चतर में क्या होता है? इस देशज नहीं होता है, संस्कृत का होता है उच्चतर, तर जो होता है संस्कृत का। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द में कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआ, कपूत। जल्दी बताओ तत्सम शब्द क्या है? तो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द बी, यानी कि स्वर्ण। क्या हो जाएगा? बी। अब मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ बेटा, अब आप कुछ तत्सम लिख लो, एक दो तत्सम लिखो। जो है चींटी का क्या होता है? चींटी का पीपलिका होता है। चींटी का क्या होता है? पीपीलिका, पीपीलिका होता है। ठीक है बेटा, चींटी का। ईक का क्या होता है? इक्षु, एक का क्या होता है? इक्षु। लिख रहे हो आप? अंगोछे का क्या होता है? अंगोछा शब्द है, अंगोछे का क्या होता है? अंग पोछा, अंग प्रोछा ये होता है। ठीक है, अंग पोछा। ठीक। अफीम का क्या होता है? अहीफेन, अहीफेन। अफीम का क्या होता है? अहीफेन। कुम्हार का क्या होता है? कुंभार। चलिए, 17 प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप है? अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या है? तद्भव बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अकेला, एकल का। ठीक है भाई, देखिए मैं बताता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है देशज, ठीक है, एक होता है विदेशज, एक होता है सस्तम, एक तद्भव। इन सबको मिला के बनता है संकर। 4 ही शब्द होते हैं, 4 ही प्रकार होते हैं भाई। 18वां प्रश्न, इनमें से रूढ़ शब्द पहचानिए? जलज, घुड़सार, नमक, पंचानन। बताओ जल्दी। जलज, घुड़साल, नमक, पंचानन। रूढ़ तो आपका हो जाएगा नमक। जलज क्या हो जाएगा? योग रूढ़। ठीक है, घुड़साल जो हो जाएगा यौगिक, पंचानन हो जाएगा योग रूढ़। तो जलज भी योग रूढ़ हो जाएगा, पंचानन भी योग रूढ़ हो जाएगा, घुड़साल जो है यौगिक हो जाएगा, नमक क्या हो जाएगा? रूढ़। तो मैं बताता हूँ क्या होते हैं, समझ लो इस बात को। रूढ़ क्या होते हैं समझ लो। बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। ठीक है, रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके खंडन करने पर सार्थक अर्थ न निकले। अगर नमक का मैं खंडन करूँगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। न प्लस के मक भी नहीं होगा, नम प्लस के कै भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यही हो गया। जलज में जहाँ पर तीसरा वर्ण प्रधान हो, जल प्लस के जन्मा, तो जलज में क्या होता है? कमल। ध्यान जरा, पंच प्लस के आनंद, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? योग रूढ़। घुड़ प्लस के साल, यानी घोड़ों के रहने का स्थान, तो घुड़सार। तो वो होते हैं यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द में होते हैं। योग रूढ़ वो होते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, वही होते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, संबंधबोधक अव्यय का प्रकार है? स्थानवाचक, दिशावाचक, निमित्तवाचक, उपरोक्त में से कोई? उपरोक्त सभी। तो कौन से होते हैं? उपयुक्त। ठीक है, संबंधबोधक अव्यय, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। एक होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक होते हैं संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है आपका विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपना 20वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय से भयाकुल, भय से भयातुर, भय से भयानक, और भय से भयवीक। संज्ञा से बताना कौन सा है। तो भय से क्या होता है? भयानक होता है। विशेषण जो बनता है वो क्या बनता है? भयानक। और किससे बनता है? भय से बनता है। और ये सब क्या है? गलत है। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उनसे, 10 गुना। ठीक है, सर्वनाम नहीं है तो 10 गुना नहीं है, क्योंकि कौन भी होता है, कोई भी होता है। तो कौन जो होता है प्राणीबोधक होता है, प्राणीबोधक। कोई भी क्या होता है? प्राणीबोधक होता है। कौन होता है? प्रश्नवाचक। और कोई आता है, कोई जो आता है वो आता है आपका अनिश्चयवाचक। उनसे जो होता है वो बह का होता है, सॉरी उसने, वहाँ बह का होता है उसने। ठीक है, बह का परिवर्तित रूप।
22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए जल्दी क्या है, बिल्कुल बताइए कौन सा सही है। तो कौन सा हो जाएगा? पानी बरस रहा है, ये विकल्प हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, हमारी जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। अकर्मक वो क्रिया होती है जिस पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है और कर्म पर नहीं पड़ता, वो होती है अकर्मक। सकर्मक वह क्रिया होती है जो कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता। ये तो होगी कर्म के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। या अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार की होती है। कौन सी होती हैं? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है भैया, ये होती हैं। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा सकती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जल्दी बताओ। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, ये सब विशेषण हैं। आसीन भी, मधुर भी और कर्मठ भी। तो अग्नि का क्या बनता है? अग्नि बनता है। अग्नि, अग्नि बनता है इसका, अग्नि का विशेषण क्या बनता है? अग्नि। ठीक है दोस्तों। 24वां प्रश्न क्या है? राम ने मुझसे कहा। वाक्य में ने का क्या है? प्रत्यय। कर्म, संप्रदान, अपादान, कर्ता। जल्दी बताओ क्या बनेगा भाई? तो बन जाएगा कर्म। कर्म बनेगा या कर्ता? सॉरी, ये कर्ता बनेगा। इसका कौन सा बनेगा? ने है तो कर्ता। मोहन ने, राम ने, तो कौन कर रहे हैं? कर्ता काम कर रहे हैं। 25वां प्रश्न क्या है? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो अधिका जनता का बताना। जनता एक वचन होती है, जनता बहुवचन होती है, द्विवचन होती है। बताओ जल्दी। तो जनता जो होती है वो एक वचन शब्द होती है। जनता कैसी होती है? एक वचन शब्द। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक शब्द जो होते हैं वो एक वचन होते हैं, एकल का बोध करते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनते हैं? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, उपरोक्त सभी। बताओ जल्दी। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जरा समझ लो इसको। जो आपके होते हैं कृतवाच्य, जो कर्ता से बनते हैं वो होते हैं कृतवाच्य। ठीक है, जो कर्म से बनते हैं वो होते हैं कर्मवाच्य। जो भाव से बनते हैं वो होते हैं भाववाच्य। कृतवाच्य में सुन लो, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी कृतवाच्य में। सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। कर्मवाच्य जो होते हैं, क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। और केवल सकर्मक होते हैं ये वाक्य, केवल सकर्मक। भाव से जो बने हुए होती क्या होते हैं? भाववाच्य। सदैव एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन, और ये अकर्मक होते हैं। केवल क्या होते हैं? अकर्मक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, दोबारा सुन लो फिर इस बात को। ठीक है, क्या होते हैं? कृतवाच्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। ठीक है, और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्मवाच्य जो होते हैं वो किससे होते हैं? सदैव सकर्मक होते हैं, सदैव सकर्मक। ठीक है, और क्रिया जो आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी। एक वचन भाववाच्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, सदैव, सदैव एक वचन। ठीक है, एक वचन होते हैं और उसमें क्रिया जो आती है वो किसके अनुसार आती है? वो केवल कर्म और कर्ता दोनों के अनुसार आती है, परंतु होते एक वचन है। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता है राम के अनुसार आई करता क्रिया। मोहन ने रोटी खाई, रोटी खाई, तो बहु मतलब स्त्रीलिंग आ गई, किसके अनुसार आई? कर्म के, तो कर्मवाच्य हो गया। उससे चला नहीं जाता, तो किसके अनुसार? भाव के अनुसार। ठीक है भाई, चलिए 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर होता है। जल्दी बताओगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए इसमें जो है ना, हिंदी के शब्दों का लिंग, शब्दों का बोला, वाक्य का नहीं। तो शब्दों का तो होता है संज्ञा के हिसाब से, और वाक्य का होता है क्रिया के हिसाब से। तो दो क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे बी विकल्प है, मगर मैं आपको सी भी बता रहा हूँ, ये होता है वाक्यों का। ठीक है, 28वां प्रश्न क्या है? वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, वाक्य में भाव पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल।
तो करते आ गया, करते हैं, ते हैं, ताही, ती हैं, तो किस में आगा? सामान्य वर्तमान काल। किस क्षेत्र की बोली को कशिका भी कहा गया है? भीड़वाला, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। जल्दी बताओ क्या है आंसर? क्या है भाई? अच्छा, वाराणसी को कहा जाता कशिकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, मगधी, अवधी, बघेली। जल्दी बताओ फुर्ती से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मगही नहीं आती। मगही किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत। बिहारी के अंतर्गत आती है। और बिहारी में कौन कौन आती हैं? मैथिली भी आती है और भोजपुरी भी आती है। मैथिली भी आती है और भोजपुरी भी आती है। कौन सी? भोजपुरी भी। मैथिली और भोजपुरी दोनों आती हैं। कौन सी है? बिहारी में। और एक मगही हो गई। जबकि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली किस में आती हैं? किस में आती हैं? ये आती हैं पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती हैं? इसको कमेंट्स करेंगे आप लोग जल्दी से। 31वां क्वेश्चन है, जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? वाटर सप्लाई, वाटर गेन, वाटर प्रॉपर और वाटर एंड सप्लाई फुल। जल्दी बताओ क्या है इसका? तो इसे कहते हैं वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति। 32, एक्सपायरी, हिंदी अनुवाद क्या है? समाप्ति, अवसान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। समाप्ति के लिए भी एक्सपायर बोलते हैं, ठीक है, एक्सपायरी बोलते हैं, और अवसान के लिए भी एक्सपायरी बोलते हैं, तो दोनों सही होते हैं इसके। 33वां प्रश्न, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठा कहते नहीं, आपने मेरे सामने सिर उठाया, इसे कहते हैं विद्रोह करना। ठीक है भाई। 34वां, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मुहावरे का मतलब क्या है? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। ये तो आ ही जाते होंगे। हाँ, बहुत कठिनाई झेलना। 35वां प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है? बी विकल्प, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है। 36वां प्रश्न, ओटना और ओटना का अर्थ क्या है? इस ओटना का अर्थ क्या है और इस वाले ओटना का अर्थ क्या है? डबल ओ का। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है? तरफ, तरह, सोना, सुलाना, बिनोले, अलग करना, खोलना, और तरफ और लौटना। जल्दी बताओ। इस ओटना का मतलब होता है बिनोले, बिनोले यानी बिनोले अलग करना, बिनोले, रुई से बिनोले अलग करना। और ओटाना का मतलब होता है खोलाना, दूध खोलाना कहते हैं ओटाना। 37वां क्वेश्चन, मानवता का विलोम क्या है? दानवता, सदृश्यता, मनुष्यता, समरसत्ता। तो क्या हो जाएगा? दानवता। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं अच्छे से, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये जो है आते होंगे सही से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे ज़रूर। मैं आपको बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आप लिखो, इसमें कुछ रचनाएँ लिख लो। आप जो है कुछ रचनाएँ लिख लो, जिन रचनाओं को मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, वो रचनाएँ क्या हैं उनको देख लो ज़रा। ठीक है भाई, कुछ रचनाएँ देखो जिनके मैं बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला रचना लिखो, संदेश रासक। किसकी है? अब्दुल रज्जाक की। ठीक है भाई, तो एक आप लिखो संदेश रासक जो अब्दुल रज्जाक की है। ठीक, फिर लिखो सांध्य गीत। दूसरी कौन सी लिखनी है? सांध्य गीत। किसकी है? महादेवी वर्मा की। 2 हो गई। तीसरी लिखो रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। चौथी रचना लिखो आप, चौथी रचना लिखो, हाँ, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। 5वीं रचना लिखो, हार की जीत, सुदर्शन की है। ठीक है। 6ठी रचना लिखो, शेखर एक जीवनी, आज्ञे की है। ठीक है भाई। 7वीं रचना लिखो, प्रेम सागर, लल्लू लाल की है। ठीक है भाई। 8वीं लिखो, शिव शंभू के चिट्ठे,
बाबू बाल मुकुंद की है। ठीक है, न भी लिखो। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। 10 भी लिखो। तमस भीष्म स्वामी की है। तो इस तरीके से हमने आपको 10 रचनाएं लिखाई हैं। हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं कि आपको 10 रचनाएं या 5 रचनाएं लास्ट में जरूर लिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और इसी तरीके से सेशन का एंजॉय करते रहिए और लाइक करिए अगर आप सेशन में आपको अच्छा लगा है तो, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी इसी ऐसी दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।